आज की कहानी में हम एक मार्मिक सच्ची घटना देखने जा रहे हैं, जहां 3 पायलट सीधे समुद्र में जाकर क्रैश लैंडिंग कर देते हैं। तो इस विशाल क्रैश के बाद वे तो बच जाते हैं, लेकिन इस विशाल समुद्र में वे कैसे बचे रहेंगे? चलिए देखते हैं वह दम घोंट देने वाली सच्ची घटना। कहानी की शुरुआत में हम 1942 के समयकाल को देखते हैं, जहां प्रशांत महासागर में अमेरिकन नेवी के लगभग 2000 सैनिक जापान पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इस मिशन के हिस्से के रूप में अमेरिकन फाइटर प्लेन की एक टीम सीधे जापान की ओर रवाना हो जाती है। इनमें से एक फाइटर प्लेन की लीड कर रहे थे चीफ हैरोल्ड डिक्सन, जो कि एक अनुभवी नेवी पायलट थे। उनके साथ और 2 सैनिक थे, रेडियो मैन टोनी पस्टूला और बॉम्बार्डियर जीन ऑल्ड्रिच। उनका प्लेन विशाल प्रशांत महासागर की सतह को चीरते हुए हवा की गति में आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसी समय ऑल्ड्रिच ध्यान देता है कि रेडर पर आने वाले सभी सिग्नल गायब हो गए हैं। इस बात को वह तुरंत पायलट की सीट पर बैठे हैरोल्ड को बताता है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जब पस्टूला हैरोल्ड की सीट के पीछे 2 बार नॉक करता है तो हैरोल्ड कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, सिग्नल गायब हो गया है, लेकिन अब हमें हवा की गति और समुद्र की लहरों का हिसाब करके प्लेन उड़ाना होगा। तो हैरोल्ड की बात सुनकर पस्टूला अपने रीडिंग डिवाइस को देखकर हैरोल्ड को बता देता है कि समुद्र की लहरों के अनुसार सही दिशा पूरब है। ये जानने के बाद हैरोल्ड प्लेन को पूरब की दिशा में मोड़ देता है। थोड़ी देर बाद हैरोल्ड की नजर फिर इंडिकेटर पर पड़ती है। वह देखता है कि प्लेन का फ्यूल लगभग खत्म हो गया है। जहाज किसी भी क्षण क्रैश हो सकता है, इसलिए वह तुरंत अपने साथियों से कहता है, बॉयज तैयार हो जाओ, फ्यूल खत्म होने से पहले हमें इमरजेंसी वाटर लैंडिंग करनी होगी। जल्दी जरूरी सामान सब एक जगह रख लो। इसके बाद हैरोल्ड बिना किसी देरी के विमान को समुद्र में उतार देता है और किसी तरह वे तीनों उस डूबते विमान से बाहर निकल आते हैं। हैरोल्ड अपने साथ रबर से बनी एक राफ्ट रखे थे, जिसमें हवा भरकर नाव का रूप दिया जा सकता था, और इस भयंकर समुद्र में यही एकमात्र राफ्ट उनकी जान बचा सकता था। इसीलिए हैरोल्ड तुरंत उस राफ्ट के बैग को बाहर निकाल देता है। हवा भरते ही वह बैग खुलकर राफ्ट का आकार ले लेता है। अब इसे नाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर चढ़ने से पहले समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें राफ्ट को उलटा देती हैं। तो बहुत कठिनाई के बाद फाइनली वे तीनों राफ्ट को सीधा करके उस पर चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। और राफ्ट के अंदर तीनों की जगह वास्तव में काफी कम थी, इसीलिए तीनों किसी तरह गुटीशुटी में वहां लेट जाते हैं। और यहाँ बातचीत के दौरान हैरोल्ड बताता है कि रेस्क्यू टीम सुबह के समय ही हमें बचाने के लिए आ जाएगी, इसलिए तुम लोग कोई चिंता मत करो। और अब अगले दिन सुबह नींद खुलने के बाद हैरोल्ड, पस्टूला और ऑल्ड्रिच बहुत उम्मीद के साथ रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद वे आने का कोई निशान नहीं देखते। और तभी अचानक ऑल्ड्रिच दूर के आकाश में एक रेस्क्यू टीम का प्लेन दिखता है। हैरोल्ड बताता है कि यह नेवी रेस्क्यू प्लेन है, ये निश्चित रूप से हमें ढूंढने आया है। हैरोल्ड कहता है कि हमें इशारा करके बताना होगा कि हम यहीं हैं, वरना वे चले जाएंगे। पस्टूला और ऑल्ड्रिच, जल्दी करो, पैराशूट और फायर फ्लेयर का इस्तेमाल करके रेस्क्यू टीम का ध्यान आकर्षित करो। ऑल्ड्रिच और पस्टूला उसे बताते हैं कि कल फाइटर प्लेन से निकलते समय वे चीजें प्लेन के अंदर ही रह गई थी। अब उनके पास वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वे पायलट्स को अपनी मौजूदगी का सिग्नल दे पाते, इसलिए वे लंबे समय तक चिल्लाते और शोर मचाते रहते हैं। लेकिन रेस्क्यू प्लेन उनकी दृष्टि से छुप जाता है। प्लेन अब चला गया। यह देखकर तीनों की उम्मीदें बिल्कुल टूट जाती हैं। वे हताश होकर राफ्ट पर ही बैठे रहते हैं। यह देखकर ऑल्ड्रिच कहता है कि हो सकता है उन्होंने हमें देखा और अब मदद लाने गए हैं। यह सुनकर हैरोल्ड जवाब देता है कि नहीं, उन्होंने हमें नहीं देखा, वे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि युद्ध के समय रेस्क्यू प्लेन किसी जगह पर दूसरी बार नहीं लौटता। उनके पास अब न तो कोई जरूरी उपकरण है, न ही कोई खाना पानी। वे विशाल समुद्र के बीच पूरी तरह फंस गए हैं। यहाँ से उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ऐसी स्थिति देखकर हैरोल्ड ऑल्ड्रिच और पस्टूला से कहता है कि हम अब मौत के सामने खड़े हैं, इसलिए हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अगर बचे रहना है तो मैं जो ऑर्डर दूंगा तुम्हें उसे मानना होगा। तो दोनों हैरोल्ड की बात मान जाते हैं। हैरोल्ड फिर कहता है कि ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या क्या है। जो कुछ भी है सब बाहर निकालो और मेरी शर्ट पर रखो। पस्टूला और ऑल्ड्रिच के पास गन, नाइफ, रोप और कुछ और सामान था। पस्टूला एक वाटर बैग भी खोज लेता है। इसे देखकर सभी के चेहरे चमक उठते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि इसमें वास्तव में एक भी बूंद पानी नहीं थी। सभी सामान देखने के बाद हैरोल्ड कहता है कि हमें इस राफ्ट पर सामान कम रखना चाहिए, इसलिए हमें शूज समुद्र में फेंक देने चाहिए। यह सुनकर ऑल्ड्रिच और पस्टूला अपने शूज समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन हैरोल्ड अपने शूज नहीं फेंकता। वे कुछ पूछने वाले ही थे कि हैरोल्ड कहता है कि शायद किसी एक इंसान के शूज हमें छोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरह हम तट पर पहुंच भी जाएं तो चलने के लिए कम से कम एक जोड़ी शूज तो होंगे। तो अब रात होने पर वे तीनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि वे बारी बारी से जागकर समुद्र पर नजर रखेंगे, ताकि अगर कोई जहाज या मदद का सिग्नल दिखे तो वे दूसरी बार उसे मिस न कर दें। तो अब ऑल्ड्रिच जागकर पहरा देता रहता है। फिर हैरोल्ड नजरदारी की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन घंटों बैठे रहने के बावजूद वे समुद्र की शांत लहरों के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते। तो अब अगले दिन सुबह हैरोल्ड के बाद
अब पस्टूला पहरे पर था। उसकी आंखों में भी अब तक कुछ नहीं दिख रहा था। अब पस्टूला हेरल्ड से पूछता है, चीफ अब हमारी पोजीशन कहाँ है? हेरल्ड बताता है कि हम अब हवाई से लगभग 1900 माइल, समोआ से 1000 और साउथ अमेरिका से लगभग 6000 माइल दूर हैं। फिर वह अपनी शर्ट की एक धागा हवा में उड़ाकर हवा की गति समझने की कोशिश करता है। हेरल्ड आगे बताता है कि समुद्र की हवा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, जो एक समान तल वाली राफ्ट को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। उनका सिर्फ एक ही ख्याल था कि उनकी राफ्ट ऐसे तैरते हुए जापानीज के समुद्री इलाके में न पहुंच जाए, क्योंकि वहां पहुंचने पर उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जापानीज उन्हें आखिरकार मार ही देंगे। तो इतने समय में उनकी बहुत भूख लगने लगी, लेकिन कई चीजों के साथ साथ खाना पानी सब कुछ फाइटर प्लेन में ही रह गया था। अगर वे जल्दी से खाना या पानी नहीं पाते तो उनकी बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तभी ऑल्ड्रिच के मन में आता है कि हमारे पास खाना नहीं है तो क्या हुआ, समुद्र में तो बहुत फिश हैं, अगर वे किसी तरह फिश पकड़ सकते हैं तो उनकी खाने की व्यवस्था हो जाएगी। हेरल्ड उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास तो कोई फिशिंग रॉड भी नहीं है। हम अपने बैग एक बार चेक कर सकते हैं। अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ चीजें तो हमने रखी थी, शायद उनमें से कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम फिश पकड़ने का इंतजाम कर सकें। फिर ऑल्ड्रिच जब बैग चेक करता है तो उसे उसमें एक रोप मिलती है। इसके अलावा पस्टूला के पास गन की 2 मैगजीन्स थीं, जिनमें से एक मैगजीन से वह स्प्रिंग निकालता है और उसे फिश पकड़ने के हुक की तरह बना देता है। फिर उस हुक को रोप से बांधकर उसे फिशिंग रॉड का रूप दे देता है और टॉप के लिए वह हैंडकरचिफ का एक छोटा टुकड़ा हुक में गूंथ देता है। अब यह हुक बिल्कुल फिशिंग रॉड की तरह काम कर रहा था। तो अब ऑल्ड्रिच इस हुक को पानी में डाल देता है और कुछ ही क्षणों बाद रोप में जोरदार खिंचाव महसूस होता है। ऑल्ड्रिच खुश होकर कहता है कि लगता है फिश फंस गया। वह रोप को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह उस फिश को ऊपर उठा नहीं पा रहा था। शायद उसके हुक में फिश की जगह कोई ऐसा जीव था जिसकी ताकत ऑल्ड्रिच से भी ज्यादा थी। ऑल्ड्रिच जैसे ही और जोर से खींचता है, उसका रोप ही फट जाता है और वह पीछे की ओर धड़ाम से गिर जाता है। ऑल्ड्रिच और पस्टूला जब पानी में झांकते हैं तो वे वहां कुछ भी नहीं देख पाते। ऑल्ड्रिच सिर्फ एक ही बात कहता है कि लगता है पानी के नीचे जो था वह हमसे भी ज्यादा भूखा था। तब तक सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। तेज धूप और भूख तीनों को पूरी तरह परेशान कर चुकी थी। हेरल्ड और पस्टूला अपने टी-शर्ट सिर के ऊपर रख चुके थे ताकि धूप से थोड़ी राहत मिल सके। दूसरी ओर ऑल्ड्रिच चुपचाप फिशिंग लाइन पानी में डालकर फिश की उम्मीद में इंतजार कर रहा था। इसी बीच पस्टूला हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मैं मेडल पाने लायक कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन राफ्ट में बैठे बैठे भूख से मरना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसके जवाब में हेरल्ड हंसते हुए कहता है कि मेडल पाने से पहले दुआ करो कि लौटकर हमें हमारे फाइटर प्लेन का नुकसान भरना न पड़े। तो ऐसे 5 और दिन बीत जाते हैं और अब तक उन्होंने न तो कुछ खाया और न कुछ पिया। अचानक हेरल्ड को याद आता है कि उसकी पॉकेट में एक पेंसिल है। वह झट से पेंसिल निकालता है और अपने लाइफ जैकेट पर कुछ निशान बनाना शुरू करता है। ऑल्ड्रिच और पस्टूला आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रहते हैं। हेरल्ड चुपचाप अपने लाइफ जैकेट पर एक मैप बनाना शुरू करता है। ऑल्ड्रिच और पस्टूला देखते हैं कि हेरल्ड इस लाइफ जैकेट पर नक्शा बना रहा है। तो कुछ ही क्षणों बाद वह ऑल्ड्रिच और पस्टूला को वह मैप दिखाता है। मैप के एक बिंदु की ओर इशारा करते हुए हेरल्ड कहता है कि देखो, इस समय हम यहाँ फंसे हुए हैं। हेरल्ड मैप के सामने की ओर इशारा करता है और कहता है कि इस जगह पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं जो हमारे सबसे करीब हैं। अगर हमारी राफ्ट इसी गति से चलती रही तो शायद हम उन छोटे छोटे आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि हम उन आइलैंडों पर पहुंचने के बाद कुछ मदद पा सकें। यह बात सुनकर पस्टूला घबरा जाता है और कहता है कि अगर हवा अपनी दिशा बदल दे तो हम वहां कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। हेरल्ड थोड़ा सोचकर कहता है कि यह मैप तभी काम आएगा जब हम हवा के उल्टे प्रवाह के समय राफ्ट को नियंत्रण में रख सकेंगे। हेरल्ड तुरंत ऑल्ड्रिच को आदेश देता है कि वह राफ्ट में लगी रोप को खोल दे। इसके बाद वह पस्टूला की ओर देखकर कहता है कि बैग में रखे अपने सामान से एक फ्रेम बना दो ताकि राफ्ट पानी में मुड़ न जाए। इसके बाद दोनों हेरल्ड के आदेश के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। वे रोप के एक सिर को राफ्ट के साथ मजबूती से बांध देते हैं और दूसरा सिर पस्टूला द्वारा बनाए गए तार के फ्रेम के साथ जोड़कर पानी में फेंक देते हैं। वह फ्रेम अब उनके लिए एक सी एंकर या समुद्री नोंगर का काम कर रहा था। असल में अगर समुद्री हवा उल्टी दिशा में बहती है तो वह राफ्ट की दिशा को भी बदल सकती है। ऐसी स्थिति में जोड़े से बनाया गया यह नोंगर उनके राफ्ट को स्थिर रखने का काम करेगा। फिर जब हवा सही दिशा में बहने लगेगी तो वे उस नोंगर को हटा देंगे ताकि राफ्ट हवा के साथ आगे बढ़ सके। कुछ समय बाद हवा सही दिशा में बहना शुरू कर देती है और ऑल्ड्रिच और पस्टूला मिलकर उस सी एंकर को समुद्र से उठा लेते हैं। हेरल्ड उन्हें बताता है कि फिलहाल हवा सही दिशा में चल रही है, बस थोड़ी बारिश हो जाए तो खाने और पानी का इंतजाम हो जाता। समुद्र का यह खारा पानी हम अब पी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इस अथाह समुद्र के बीच मौजूद सभी प्रकाश धुंधले हो गए थे। थककर
वे ऊपर वाले से सिर्फ बारिश के लिए थोड़ी भिक्षा मांगते रहते हैं। पानी के बिना उनका जीवित रहना लगभग असंभव हो गया था। उस रात ऑल्ड्रिच और पास्टुला गहरी नींद में डूब गए। हैरोल्ड उस समय पहरेदारी कर रहा था और तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से ऑल्ड्रिच और पास्टुला की भी नींद खुल जाती है और इस प्रचंड बारिश को देखकर वे तीनों खुशी से झूम उठते हैं। शायद ऊपर वाले ने उनकी पुकार सुन ली थी। इसके बाद उनके हाथ में जो कुछ भी था, जैसे शूज, हैट, पानी की थैली, उन सभी में उन्होंने बारिश का पानी जमा कर लिया और अगले दिन ऑल्ड्रिच फिर से पानी में हुक डालकर फिश की उम्मीद में इंतजार करता है, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ नहीं आया। उसके धैर्य की सीमा अब टूटने लगी है और वह समझ जाता है कि इस फिशिंग रॉड से वास्तव में कोई फिश पकड़ने वाला नहीं है। पेट की आग बुझाने के लिए उसे कोई और उपाय ढूंढना होगा। ये सोचकर वह अपनी पॉकेट से अपनी नाइफ निकालता है। ऑल्ड्रिच को ऐसा करते देख हैरोल्ड सतर्क हो जाता है। वह ऊंची आवाज में कहता है कि नाइफ को अंदर रखो ऑल्ड्रिच, नहीं तो तुम राफ्ट में छेद कर दोगे। लेकिन भूख की आग में पागल ऑल्ड्रिच केवल अपनी आंखों के सामने फिश और मीट देख पा रहा था। वह हैरोल्ड की एक भी बात नहीं सुनता और पानी में लगातार नाइफ चलाता रहता है। तभी उसकी नाइफ किसी चीज में फंस जाती है। ऑल्ड्रिच पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने गलती से उनके राफ्ट में नाइफ मार दी। वह हैरोल्ड की ओर देखकर कहता है, चीफ, एक मजबूत चीज में मेरी नाइफ फंस गई है। लगता है मैंने हमारे राफ्ट में छेद कर दिया। यह सुनकर हैरोल्ड का सिर जैसे टूट गया। वह ऑल्ड्रिच को नाइफ निकालने की सलाह देता है, लेकिन तभी ऑल्ड्रिच समझ जाता है कि जिस चीज में उसकी नाइफ फंसी है वह वास्तव में हिल रही है। एक पल में वह समझ जाता है कि यह जरूर कोई जिंदा प्राणी या फिश है। इसीलिए वह तुरंत अपने हाथ को राफ्ट के अंदर खींच लेता है, जिससे वह चीज सीधे सोते हुए पस्तूला के ऊपर गिर जाती है। और यह चीज कुछ और नहीं बल्कि एक शार्क का बच्चा था। पस्तूला डर के मारे एक झटके में नींद से जाग जाता है और बिना कुछ सोचे उस शार्क को पकड़ लेता है। हैरोल्ड भी उस शार्क को कसकर पकड़ लेता है और ऑल्ड्रिच एक पल भी समय गंवाए बिना अपनी सारी शक्ति से शार्क पर नाइफ के एक के बाद एक वार करता रहता है। नाइफ के वार से कुछ ही सेकंड में शार्क मर जाता है और ऑल्ड्रिच जब शार्क का पेट चीरता है तो उसके अंदर से कई छोटे छोटे फिश निकलते हैं जिन्हें वह शार्क खा चुका था। इसके बाद वे तीनों बिल्कुल जानवरों की तरह उन फिश को कच्चा खाने लगते हैं। हैरोल्ड मीट के कुछ टुकड़े अपनी सॉक्स में भर लेता है ताकि अगले 2-4 दिन में भूख लगे तो वे उन्हें खाकर काम चला सकें। शार्क को काटने के कारण तब तक राफ्ट के अंदर ब्लड फैल चुका था। ऑल्ड्रिच और पास्टुला मिलकर राफ्ट को साफ कर देते हैं और जितना ब्लड था उसे फिर से समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करते समय ऑल्ड्रिच देखता है कि उनके राफ्ट के चारों ओर दर्जनों शार्क इकट्ठा हो गए हैं और उनके चारों ओर घूम रहे हैं। वह डरकर हैरोल्ड और पस्तूला को सतर्क कर देता है। हैरोल्ड उन्हें बताता है कि पानी में फैली ब्लड की गंध शार्क को उनकी ओर खींच लाई है, क्योंकि शार्क माइल के बाद माइल दूर से भी ब्लड की गंध पहचान सकता है। वे अब हमें शिकार करना चाहते हैं, इसीलिए अब से हमें बहुत सावधान रहना होगा। शार्क के डर से वे तीनों चुपचाप राफ्ट के अंदर ही बैठे रहते हैं और अब आधी रात को हैरोल्ड सतर्क अवस्था में समुद्र पर कड़ी नजर रख रहा था जब पास्टुला और ऑल्ड्रिच सो रहे थे। उसी समय अचानक ऑल्ड्रिच की नींद टूट जाती है और वह समुद्र के पानी से अपना चेहरा धोने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकलती है। असल में राफ्ट के नीचे एक शार्क भी पड़ी हुई थी और मौके पाकर उसने ऑल्ड्रिच के हाथ को काट लिया। लेकिन ऑल्ड्रिच पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ा लेता है, फिर भी तब तक उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी चीख सुनकर पस्तूला घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना समुद्र की ओर बेतरतीब ढंग से गन चलाने लगता है। हैरोल्ड तुरंत चिल्लाकर कहता है, रुको पस्तूला, ये सब बंद करो। हैरोल्ड देखता है कि शार्क के हमले में ऑल्ड्रिच के हाथ पर गहरा घाव बन गया है, इसलिए वह देर न करते हुए उसके घाव पर हैंडकरचिफ कसकर बांध देता है ताकि ब्लड बहना बंद हो सके। और इस तरह भूख और मदद के इंतजार में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक न तो कोई मदद आई न उन्होंने किसी तट को देखा। वे बिना खाना और पानी के इतने कमजोर हो गए कि उनके हेलुसिनेशन या भ्रम शुरू हो जाते हैं। इस तरह और 15 दिन बीत जाते हैं। पस्तूला बैठे बैठे बहुत ध्यान से अपने गन की ओर देखता रहता है। ऑल्ड्रिच इसे देखकर डर जाता है क्योंकि वह सोचता था कि शायद पस्तूला अपने ऊपर या उन पर भी गोली चला सकता है, इसलिए वह पस्तूला से गन मांगने लगता है। पस्तूला ऑल्ड्रिच के डर को समझ जाता है, इसलिए वह ऑल्ड्रिच के हाथ में अपनी गन देते हुए कमजोर आवाज में कहता है कि चिंता मत करो, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। अब हाथ में गन पाकर ऑल्ड्रिच अपनी गन सोते हुए हैरोल्ड की ओर ताकता है। ये देखकर पस्तूला सचमुच कांप उठता है। वह डर कर पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो ऑल्ड्रिच? ऑल्ड्रिच उसकी बात बीच में ही रोककर कहता है, अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, तुम्हें खाना चाहिए क्या? पस्तूला समझ जाता है कि ऑल्ड्रिच शायद भूख मिटाने के लिए हैरोल्ड को मारना चाहता है, इसलिए वह उससे रोकने के लिए जाने वाला था। उसी से पहले ऑल्ड्रिच गोली चला देता है, लेकिन उसका लक्ष्य असल में
हेरल्ड नहीं था, बल्कि राफ्ट के किनारे बैठे एक सीगल था। गोली की आवाज से हेरल्ड की नींद भी टूट जाती है। तभी वह समझता है कि वे सभी मिलकर एक सीगल का शिकार कर चुके हैं। वह किसी की परवाह किए बिना तुरंत पानी में कूदता है ताकि मृत पक्षी को राफ्ट में ला सके। वह लहरों के साथ लड़ते हुए पक्षी के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही हेरल्ड उस सीगल को पकड़ लेता है, सामने से एक बड़ा शार्क आ जाता है। पस्टूला और ऑल्ड्रिच शार्क को देखकर डर जाते हैं और ऑल्ड्रिच चिल्लाकर कहता है, चीफ जल्दी करो, तुम्हारे पीछे शार्क आ रहा है। हेरल्ड सीगल को पकड़कर जान लगाकर तैरते हुए राफ्ट की ओर आने की कोशिश करता है। एक तरफ उनकी पेट की भूख थी और दूसरी तरफ मौत। ऑल्ड्रिच हेरल्ड की ओर तेजी से बढ़ते उस शार्क पर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गन का स्लाइडर जैम हो जाता है। शार्क अब हेरल्ड के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन शार्क हेरल्ड को अपने कब्जे में लेने से पहले ही किसी तरह ऑल्ड्रिच और पास्टूला उसे खींचकर फिर से राफ्ट पर उठा देते हैं। इसके बाद सभी राहत की सांस लेते हैं और कई दिनों की भूख के बाद ऑल्ड्रिच, पास्टूला और हेरल्ड उस सीगल का मीट खाकर अपनी भूख कुछ हद तक मिटा लेते हैं। मौत और भूख के साथ लड़ने में अब तक 20 दिन बीत चुके थे। हेरल्ड इस बोट के अंदर गहरी नींद में पड़ा था और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वह देखता है कि भूख और प्यास से बेहाल होकर ऑल्ड्रिच और पास्टूला दोनों गहरी नींद में डूबे हुए हैं। हालांकि हेरल्ड ने उन्हें बारी बारी से पहरा देने के लिए कहा था। यह देखकर हेरल्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और वह दोनों को जगाकर जोर जोर से डांटने लगता है, लेकिन हेरल्ड की यह चिल्लाहट ऑल्ड्रिच को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में कहता है कि पिछले 2 दिनों से तो हवा भी नहीं चल रही, राफ्ट वहीं फंसा हुआ है, ऐसी स्थिति में पहरा देने का क्या फायदा। ऑल्ड्रिच के व्यवहार से हेरल्ड का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है और ऑल्ड्रिच हेरल्ड को दोष देते हुए कहता है कि इस विशाल समुद्र में हम इसलिए फंस गए क्योंकि तुमने प्लेन को गलत रास्ते पर चलाया और अब हम कहाँ हैं कोई नहीं जानता। तुम्हारे मैप और दिशा निर्देशन का पूरा हिसाब केवल तुम्हारे अनुमान पर ही टिके हुए हैं। ऑल्ड्रिच गुस्से में हेरल्ड पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने हमें इस विशाल समुद्र में खो दिया, यह काम तुमने किया, तुम्हारी गलती की सजा हमें सबको भुगतनी पड़ रही है। यह सुनकर हेरल्ड को उस दिन की याद आती है जब वे प्लेन के अंदर थे और रास्ता खो चुके थे। असल में उस दिन सच में हेरल्ड जब प्लेन उड़ा रहा था तो बहुत गर्मी और थकान के कारण कुछ समय के लिए उसकी आंख लग गई थी। हेरल्ड की यही सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वे उस पॉइंट से काफी आगे बढ़ गए जहां उन्हें प्लेन की दिशा बदलनी थी और जब तक हेरल्ड ने प्लेन को मोड़ा तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। हेरल्ड के दुख और अपराध से भरे चेहरे पर यह बात पास्टूला और ऑल्ड्रिच को सब कुछ बता देता है। उसके चेहरे पर पछतावा पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह ऑल्ड्रिच और पास्टूला से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा पायलट हूँ जिसने अपनी प्लेन ही खो दी और अपने साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दी। मैं नहीं जानता कि इस गलती का हिसाब मैं कैसे दूं। तुम लोग अगर कर सकते हो तो मुझे प्लीज माफ कर दो। हेरल्ड के पछतावे को देखकर ऑल्ड्रिच और पास्टूला का गुस्सा पूरी तरह ठंडा हो जाता है। फिर ऑल्ड्रिच मैप देखकर कहता है कि हो सकता है यह मैप पूरी तरह सही न हो, लेकिन आइलैंड तक पहुंचने की हमारी आखिरी उम्मीद यही मैप है क्योंकि तब तक हवा भी पूरी तरह रुक चुकी थी जिसके कारण उनका राफ्ट बिल्कुल नहीं हिल रहा था। यह देखकर पास्टूला कहता है कि लगता है अब हमें अपनी हवा खुद बनानी पड़ेगी। तभी हेरल्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने शूज के ऊपर वाले हिस्से को काटकर 2 पैडल्स बना देता है। वे शूज की सोल या तली को पैडल्स की तरह इस्तेमाल करके अपने राफ्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। इस तरह 30 दिन बीत जाते हैं और लगातार भूख और प्यास से जूझ रहे उनके तीनों शरीर में अब कोई ताकत बाकी नहीं थी। वे पूरी तरह मरने के कगार पर थे। लेकिन उसी शाम अचानक आकाश में घने काले बादल जमा हो जाते हैं। शायद अब बारिश होगी, इसीलिए तीनों की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौट आती है। कुछ ही क्षणों में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। यह बारिश उनकी कई दिनों की प्यास को बुझा देती है। वे अगले कुछ दिनों के लिए धीरे धीरे पानी इकट्ठा भी कर लेते हैं और तभी मौसम बदलने लगता है। हेरल्ड ऊपर की ओर देखता है क्योंकि तब तक बादल अलग दिशा में बह रहे थे। उसे यह सब कुछ एक समस्या लग रही थी। वह कहता है कि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बादल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। शायद कोई भयंकर स्टॉर्म आने वाला है और वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही हवा और तेज होने लगती है। हेरल्ड चिल्लाकर कहता है कि तैयार हो जाओ दोस्तों, स्टॉर्म आ गया है। हेरल्ड एक लाइफ जैकेट ऑल्ड्रिच की ओर फेंकता है और कहता है कि इसे पकड़ो, याद है ना तुम तो स्विमिंग नहीं जानते। तभी पानी में एक विशाल लहर उठती है और जैसे ही वह गिरती है पूरा राफ्ट पलट जाता है। तीनों ही समुद्र में गिर जाते हैं और वे उस उग्र स्टॉर्म में अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इस हलचल के बीच पास्टूला उनकी नजरों से
ओझल हो जाता है। हेरल्ड जब चारों ओर नजर घुमाता है तो उसे कहीं नहीं पाता। डर के मारे वह उसका नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चारों ओर केवल बड़ी बड़ी लहरें दिखाई दे रही थी और काफी समय तक पस्टुला को बुलाने के बाद ऑल्ड्रिच जब पीछे मुड़कर देखता है कि पस्टुला ने उनका राफ्ट दूसरी ओर पकड़ रखा है तो ऑल्ड्रिच इसे देखकर राहत की सांस लेता है। फिर सभी उस राफ्ट को सीधा करते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अगले दिन ये तीनों पूरी तरह राफ्ट के अंदर मृत शरीर की तरह पड़े थे, क्योंकि तब तक उनके शरीर सूख चुके थे, होंठ फट चुके थे और चेहरे पर केवल निराशा ही दिखाई दे रही थी। पस्तुला सवाल करता है कि अगर हम में से कोई पहले मर जाता है तो उसकी लाश का क्या होगा। हेरल्ड थोड़ी हल्की हंसी के साथ कहता है कि ऑल्ड्रिच, तुम तो हमेशा खाना खाने में बहुत पसंद करते हो, है ना? अगर तुम्हारे पहले मैं मर जाऊं तो तुम मेरा लिवर या हार्ट खा लेना। हेरल्ड आगे कहता है कि अगर हम किसी तरह इस संकट से बच गए तो मैं तुम दोनों को मेडल दिलाऊंगा, लेकिन शायद अगर मैं बच भी गया तब भी तुम्हें मेडल दे पाने के बावजूद मुझे कोर्ट मार्शल का सामना करना सकता है। यह सुनकर ऑल्ड्रिच और पस्टुला कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि चीफ आपने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। यह सुनकर हेरल्ड की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं, क्योंकि उसके दोनों सहकर्मी इस कठिन समय में भी उस पर भरोसा रखते हैं। अब ऑल्ड्रिच कहता है कि इंसान अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए कितने डिसीजन लेता है, लेकिन इंसान के जीवन का असली डिसीजन हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होता है, इसलिए अब हमें पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तब पस्टुला किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठता है। वह कहता है कि अगर यह ऊपर वाले की इच्छा से हुआ है तो इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि हम अपनी यात्रा पूरी करें। हम इतने दूर आकर ऐसे हार नहीं मान सकते। सृष्टिकर्ता ने हमें बचा रखा है हमारी लड़ाई के लिए। पस्टुला की यह बात सुनकर हेरल्ड और ऑल्ड्रिच की हिम्मत लौट आती है। वे तीनों खुद को संभालते हैं और लेटते हुए अपने हाथों को पैडल्स की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि उनका राफ्ट थोड़ा भी आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ ही मिनटों में वे थक कर हाँफने लगते हैं, हाथ थक जाते हैं और धीरे धीरे उनका मनोबल फिर से टूटने लगता है। वे बेहोश होकर राफ्ट पर लेट जाते हैं और हेरल्ड देखता है कि पस्टुला काफी समय से बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। वह उसे 2-3 बार बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हेरल्ड को लगता है कि शायद पस्टुला अब जीवित नहीं है। वह धीरे धीरे ऑल्ड्रिच को इशारा करके यह बात बताने की कोशिश करता है। यह समझकर दोनों को गहरा दुख होता है, लेकिन तभी पस्टुला अपनी आंखें खोल देता है। यह देखकर हेरल्ड और ऑल्ड्रिच बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद ऑल्ड्रिच अचानक थोड़ी दूरी पर हरे पेड़ पौधे देखता है। वह तुरंत हेरल्ड को यह बात बताता है। यह सुनकर हेरल्ड और पस्टुला भी उस ओर देखने लगते हैं। सामने का दृश्य देखकर वे सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। हेरल्ड चिल्लाकर कहता है कि हम सफल हुए दोस्तों, हमने मौत को मात दी। उनके सामने वास्तव में एक द्वीप दिखाई दे रहा था जिसका नाम था पोका पोका आइलैंड। चाहे जैसा भी हो, उन्होंने बहुत कठिनाई से बाकी रास्ता तय किया और उस द्वीप के किनारे पहुंच गए। उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे अभी भी जीवित हैं। लगभग 34 दिन तक उन्होंने विशाल समुद्र में लगभग 1000 मील का सफर तय किया और अंततः मौत के मुंह से लौटकर वे जमीन पर अपने पैर रख पाए। हेरल्ड को बाद में उसकी साहसिकता के लिए नेवी क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अवार्ड्स में से एक माना जाता है। लेकिन इस घटना के बाद उसने कभी भी विमान नहीं उड़ाया। दूसरी ओर पस्टुला का शरीर इतना खराब हो गया कि वह नेवी में अपनी सर्विस जारी नहीं रख सका। 1986 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे जलाने के बाद उसकी एशेस समुद्र में प्रवाहित कर दी गई, ठीक उसी जगह जहां उन्होंने जीवन और मौत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि एली ने नेवी में रेडियो मैन के रूप में अपनी ड्यूटी जारी रखी और आगे उसने अपना करियर नेवी में ही बनाया। हेरल्ड, पस्टुला और ऑल्ड्रिच ये साबित करते हैं कि खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान तब तक हार नहीं मानता जब तक कि वह खुद हारने का फैसला न ले। असल में जीवन के ऐसे कुछ चरण आते हैं जब हमें लगता है कि रास्ता पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन एक छोटी आशा अंधकार में प्रकाश की तरह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तो मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, पिछले जो मूवी मैंने दिया था उसका शुरुआत इस तरह होता है कि एक परिवार से जो दुनियादारी से अलग इस बर्फ से ढके इलाके में रहता है, यहीं वे अपना जीवन बिताते हैं। ये परिवार केवल 2 लोगों से बना है, हालांकि इसके बीच में एक और इंसान भी है जिसे कभी देखा नहीं जाता। तो इस मूवी को एक शब्द में कहें तो एक बर्फ से ढके इलाके में एक आदमी छोटे अवस्था से बड़ा होने तक बर्फ में जीवन बिताता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें जानने के लिए इस मूवी को तुम्हें पूरी तरह देखना जरूरी है। सच कहें तो मूवी बहुत जबरदस्त है, तो कोई मिस नहीं करना चाहता। अगले मूवी को स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, अभी क्लिक करके मूवी देख लो।